हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल केसीएल ट्यूटोरियल में। जी हाँ, आज एक नई सीरीज में लेक्चर नंबर 50 में एक नया सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके आरआरबी के लिए। जी है, वो है बायो फार्मास्यूटिक्स। इससे पहले फार्माकोलॉजी की सीरीज लगभग 70% कंप्लीट हो गई है, एडवांस लेवल के साथ, हाई लेवल के साथ, और बाकी रिमेनिंग लेक्चर्स के नोट्स में आपके एप्लीकेशन पे बहुत जल्दी सारे अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, बहुत से बच्चों के इंस्टाग्राम पे डीएम आ रहे थे और बहुत सारे बच्चों को व्हाट्सएप पे फोन आ रहा था या कॉल आ रहा था कि बच्चा सर बायो फार्मास्यूटिक्स भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बायो फार्मास्यूटिक्स से भी क्वेश्चन बनते हैं। और लास्ट वाली सीरीज में हमने बायो फार्म को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है। हमने कहा चलिए ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से 8 से 10 लेक्चर लगेंगे और बायो फार्म आपका खत्म हो जाएगा, और इससे भी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके श्योर बनते हैं इस पूरे बायो फार्म टॉपिक से। तो आज हम बायोफार्म से स्टार्ट करते हैं। बायोफार्म में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द बायोफार्मास्यूटिक्स। क्वेश्चन यहां से नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं। और ज्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो यूट्यूब पे मेरे बायोफार्म के जो लेक्चर्स अपलोड है वहां पे जाकर के 7 सेमेस्टर 6 सेमेस्टर वाला पढ़िएगा, ज्यादा डिटेल समझ में आएगा। लेकिन अगर आपको बेसिक्स पता है, आपने वो लेक्चर देख रखे हैं, तो यहाँ पे इस लेक्चर में हम सिर्फ बेसिक्स की बात करते करते हम एडवांस लेवल पे कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे उसकी बात करेंगे। फिर मैं कह रहा हूं, अगर पहली बार आप बायो फॉर्म पढ़ रहे हैं, आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, तो आप सबसे पहले जाकर के भाई साहब, आप सबसे पहले जाकर के उस पुरानी सीरीज को जो मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया है बी फॉर्म के बच्चों के लिए, उसको जरूर पढ़ लीजिए। उसको जब तक आप नहीं पढ़ेंगे वो आपको समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना डिले किए हुए। उफ, 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 उफ। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। तो स्टार्ट करते हैं कि बायोफॉर्म है क्या। तो बायोफॉर्म 2 वर्ड से मिलकर बना है बायो। ठीक है, आपको नाम से लग रहा है भाई साहब, बायो का मतलब आप देख पा रहे हैं, दिस इज बायो एंड दिस इज फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स का मतलब होता है मेडिसिन, फार्माकॉन, ड्रग्स की बात हो रही है, डोजेस फॉर्म की बात हो रही है, टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, सिरप, सोल्यूशन, सस्पेंशन की बात हो रही है। अब बायो का मतलब होता है इनसाइड द बॉडी। ठीक है, ये बात हो रही है इनसाइड द बॉडी। ठीक है, कि आपके शरीर के अंदर बायो की बात हो रही है, शरीर के अंदर जो ड्रग है वो किस तरह से आपको इफेक्ट करता है, इसकी बात हो रही। ठीक है, दैट्स इट, क्लियर। तो यानी किसी भी डोजेस फॉर्म का असर हमारी बॉडी के अंदर जो आपका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, जो काइनेटिक्स होते हैं, उस पे हमारे ड्रग के डोजेस फॉर्म का क्या असर पड़ता है, किस डोजेस फॉर्म के साथ ड्रग सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, किस डोजेस फॉर्म के साथ ड्रग सबसे ज्यादा इफेक्ट शो करेगा, इसकी मिला जुला के जो स्टडी होती है भाई साहब, उसी स्टडी को हम लोग बायोफॉर्म कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो बायोफिजिक्स इज द स्टडी बिटवीन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसके बीच में, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग, डोजेस फॉर्म एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, 3 चीजों को ध्यान देना है। ऑन द रेट ऑफ एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, मेन है किसी भी ड्रग के रेट और एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने की बात हो रही है। इन 3 पैरामीटर की स्टडी की जाती है फार्माकोलॉजी की। इसको क्या डिफाइन कर सकते हैं बायोफार्मास्यूटिक्स को, इट इज डिफाइंड एज द फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी एंड यूज दिस नॉलेज टू ऑप्टिमाइज थेरेपेटिक इफेक्ट। ड्रग अवेलेबिलिटी, बायोअवेलेबिलिटी को, उसका असर कैसे इस्तेमाल करके हम मैक्सिमम इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ड्रग प्रोडक्ट क्या होते हैं, जब भी हम बायोफार्मास्यूटिक्स के अंतर्गत ड्रग प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, यानी कि कौन सा डोजेस फॉर्म हमें इस्तेमाल करना है, क्या इस्तेमाल करना है, जब इसकी डिजाइनिंग हम करते हैं तो ओके 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 ठीक है, ड्रग प्रोडक्ट जो है उसको डिजाइन करते हैं तो पहला चीज देखते हैं डिलीवरी ड्रग ऑफ साइट ऑफ एक्शन। किस जगह पर ड्रग को डिलीवर कराना है, किस ऑर्गन पे पहुंचाना है, वो लीवर है, वो हार्ट है, वो किडनी है, वो ब्रेन है, वो क्या है, वो पहला। और दूसरा सेफ्टी, पैलेटेबिलिटी और कन्वीनियंस, इन चीजों को ध्यान पे करके ही हम कोई ड्रग डिजाइन करते हैं, किसी भी ड्रग का डोजेस फॉर्म डिसाइड करते हैं। ठीक है, और फिर उसका जो परफॉर्मेंस होता है उसके ड्रग रिलीज पर डिपेंड करता है कि किस डोजेस फॉर्म के साथ ड्रग रिलीज कितना अच्छा है। जितना अच्छा ड्रग रिलीज होगा उतना अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा, उतनी अच्छी उसकी बायो अवेलेबिलिटी होगी। ये ड्रग प्रोडक्ट डिजाइन करते समय हम इन बातों का विशेष ध्यान रखते हैं। आगे अगर हम बात कर लें
बायोफार्मास्यूटिक्स का एप्लीकेशन क्या है। यहां से क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म जान लेते हैं। पहला, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग रिलीज कंट्रोल करना। बायोफार्म का एप्लीकेशन मेन क्या है कि इस तरह का डोजेस फॉर्म डिजाइन किया जाए पर्टिकुलर मरीज की बॉडी के हिसाब से, उसके डिजीज कंडीशन के हिसाब से, कि रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग रिलीज को हम मैक्सिमम करें, बढ़ा सके। प्रूव बायो अवेलेबिलिटी इक्विवेलेंस व्हेन एक्सिपिएंट फॉर्मुलेशन आर चेंज्ड। अगर हमें किसी भी ड्रग के साथ किसी और एक्सिपिएंट का इस्तेमाल करना है या किसी और तरह का डोजेस फॉर्म इस्तेमाल करना है तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी इक्विवेलेंस बनी रहे। व्हाट इज द बायो अवेलेबिलिटी इक्विवेलेंस? यानी दो डिफरेंट ड्रग है, दो डिफरेंट डोजेस फॉर्म में है या अलग अलग एक्सिपिएंट के साथ है, लेकिन बायो अवेलेबिलिटी उनकी सेम है, उसी को हम बायो इक्विवेलेंस कहते हैं। उसके अलावा तीसरा एप्लीकेशन क्या है? टू कंपेयर बायोअवेलेबिलिटी बिटवीन डिफरेंट रूट्स। अलग अलग रूट के साथ, ओरल दे रहे हैं तो, सिस्टेमिक दे रहे हैं तो, या टॉपिकल दे रहे हैं तो, किस रूट के साथ अलग अलग ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कितनी ज्यादा है, कितनी कम है, उसे भी कंपेयर करते हुए हम इसकी स्टडी करते हैं। एसेंशियल फॉर एफडीए अप्रूवल ऑफ मॉडिफाइड फॉर्मुलेशन। जब भी हम किसी ड्रग को सस्टेन्ड रिलीज, कंट्रोल्ड रिलीज या किसी प्रकार का मॉडिफाइड रिलीज ड्रग बनाते हैं तो हमें एफडीए अप्रूवल की आवश्यकता पड़ती है। तो ये मेन एप्लीकेशन है बायोफार्मास्यूटिक्स का, एफडीए अप्रूवल के लिए, बायोअवेलेबिलिटी कंपैरिजन के लिए, बायोइक्विवेलेंस स्टडी के लिए और रेट एंड रिलीज को कंट्रोल करने के लिए। ये चार बेसिक हमारे बायोफार्म के एप्लीकेशन। अब हम चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर की तरफ। और चैप्टर में फार्माकोकाइनेटिक हमारे मेन होते हैं एडीएमई। तो सबसे पहला पोर्शन है एब्जॉर्प्शन, जो ड्रग के एब्जॉर्प्शन की हम बात करेंगे। चैप्टर नंबर 1 हमारा यहां से स्टार्ट होता है, जो कि है एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन आपको पता है कि जो भी ड्रग हम खाते हैं उस ड्रग का कितना परसेंट हमारे ब्लड में पहुंच रहा है, उसी को हम सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जो भी ड्रग पहुंचता है उसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ये सब बहुत बच्चों वाली चीजें, डेफिनेशन है, इसमें बहुत मेहनत नहीं करनी, बस आप समझते चलिए। अब जो कोई भी जो ड्रग जो है, सॉलिड ड्रग, अगर हम कोई टैबलेट या कैप्सूल खाते हैं, वो हमारे बॉडी में जाके एब्जॉर्ब होने से पहले कुछ 3-4 स्टेप को पूरा करती है। वो समझिए, सबसे पहला स्टेप होता है डिसइंटीग्रेशन। टैबलेट हमारी पेट में जाएगा तो कई टुकड़ों में टूटेगा, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, टूटेगा, उसे डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, किसमें टूटेगा? टैबलेट ग्रेन्यूल्स में। दूसरा स्टेप होता है डी एग्रीगेशन। अब जो ग्रेन्यूल्स हैं वो किससे बने हैं? पाउडर के पार्टिकल से। कई पाउडर के पार्टिकल ग्रेन्यूल बनाते हैं, तो ग्रेन्यूल से पार्टिकल को फ्री होना, दे आर कॉल्ड डी एग्रीगेशन। क्योंकि पार्टिकल से ही ग्रेन्यूल बने थे और ग्रेन्यूल से टैबलेट बना था, तो टैबलेट से ग्रेन्यूल बना तो डिसइंटीग्रेशन, ग्रेन्यूल से पाउडर अलग हुआ तो डिसएग्रीगेशन। अब जो पाउडर अलग हुआ वो आपके मीडियम में डिसॉल्व होगा, तो तीसरा स्टेप है डिसोल्यूशन। और डिसॉल्व जब हो जाएगा तब वो आपके ब्लड तक पहुंचेगा, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो ध्यान समझिएगा, ये चार प्रोसेस बेसिक में, जो एब्जॉर्प्शन हम केवल एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो एब्जॉर्प्शन है वो 4 स्टेप में पूरा होता है। डिसइंटीग्रेशन, केवल बात हो रही है सॉलिड डोजेस फॉर्म के लिए, डी एग्रीगेशन, उसके बाद डिसोल्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन कहां से बनेगा? कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं? जरूरी नहीं है कि सारी की सारी दवाइयां आपकी बॉडी में 100% एब्जॉर्ब हो जाए। अगर हर दवा 100% एब्जॉर्ब होती, इसका मतलब ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी 100% होती। इसका मतलब ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी 100% नहीं है, तो इसका मतलब है कि कुछ तो ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी घट रही है। बायो अवेलेबिलिटी घटने का मतलब है ड्रग का एब्जॉर्प्शन कहीं ना कहीं किसी वजह से घट रहा है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है? 3 खास फैक्टर होते हैं। पहला है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। अब ड्रग जो है उसकी अपनी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी क्या है? ठीक है, जैसे कि उसका केमिकल नेचर क्या है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, उसका डोजेस फॉर्म क्या है, उसका पीएच क्या है, उसकी pK वैल्यू क्या है, ठीक है, उसका बफर क्या है। ये अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो ड्रग का नेचर, एक तो इस पर डिपेंड करेगा कि एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है। दूसरा जीआई फ्लूइड प्रॉपर्टी, क्योंकि हमारा जो भी टैबलेट हम खाते हैं, डोजेस फॉर्म खाते हैं, वो हमारे पेट में जाकर के हमारे गैस्ट्रिक मीडिया में जाकर डिसॉल्व होता है। अब उस मीडिया में क्या है? आप नॉनवेज खा के बैठे हैं, कि आप दूध पी के बैठे हैं, कि आप मटन खा के बैठे हैं, कि आप खिचड़ी खा के बैठे हैं, पेट का माहौल क्या है? सुबह खा रहे हैं, दोपहर खा रहे हैं, रात खा रहे हैं। पेट में उस समय जो आपका गैस्ट्रिक फ्लूइड है
वो क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा है, वो एसिडिक नेचर का है, बी बेसिक नेचर का है, उसके साथ क्या क्या चीजें उपस्थित है, कौन कौन सा खाना आपने खाया है, उस पर भी डिपेंड करता है ड्रग का एब्जॉर्प्शन। एंड द थर्ड वन इज द नेचर ऑफ एब्जॉर्बिंग मेम्ब्रेन, जिस मेम्ब्रेन में ड्रग को एब्जॉर्ब कराना है। मान लीजिए कि आपका ये एपिथेलियम है, इसके ऊपर अब ये एपिथेलियम को ड्रग पार करेगा तभी तो वो आपके टिश्यू तक पहुंचेगा या आपके ब्लड तक पहुंचेगा। भाई मान लीजिए मेम्ब्रेन है और यहाँ पे ब्लड है, तो यहां से खाना ब्लड तक पहुंचना है तो बीच में एक एपिथेलियम मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को भी पार करना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आपका जो एब्जॉर्बिंग मेम्ब्रेन का नेचर कैसा है, लाइपोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, कैटायनिक, एनायनिक, बताऊंगा आगे बहुत कुछ होता है। ये तीन खास ऐसे फैक्टर्स हैं जो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। अगर ये तीनों फैक्टर ना होते तो सारी ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी 100% आपको मिलती, यानी ये तीन आपके मेन काम कर रहे हैं। अब ये जो मैंने आपको बताया कि एब्जॉर्बिंग मेम्ब्रेन होता है, थोड़ा इसको और डिटेल समझ लेते हैं। इसे हम एब्जॉर्प्शन बैरियर्स कहते हैं, यानी जो मेम्ब्रेन आपको यहां बीच में दिख रहा है, ये मेम्ब्रेन अगर ड्रग को पार होने से रोक रहा है तो ये एक तरह का बैरियर ही तो हुआ, इसे को हम एब्जॉर्प्शन बैरियर कहते हैं। अब ये एब्जॉर्प्शन बैरियर में कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं जो बैरियर का काम करती? चार चीजें खास तौर पे किसी भी मेम्ब्रेन में ऐसी होती हैं जो बैरियर काम करती है। यहां पे पॉइंट वाइज नाम याद करो। पहला है अनस्टिल्ड वाटर लेयर। अब जो भी मेम्ब्रेन आपका है जहां से ड्रग को पार होना है, हो सकता है कि उसके बाहर कई सारे वाटर कंटेंट हो, पानी हो, और वो पानी अनस्टिल्ड का मतलब होता है वहां पे रुका हुआ है, स्टेबल है, एक लेयर बनाया हुआ है। और आपको पता है जो भी लाइपोफिलिक ड्रग होगा अगर इस हाइड्रोफिलिक पानी के लेयर से गुजरेगा तो उसका एब्जॉर्प्शन इफेक्टेड हो जाएगा। तो अनस्टेड वाटर लेयर भी एक तरह का बैरियर है जो एब्जॉर्प्शन को कम करता है। दूसरा म्यूकस लेयर, आपको पता है कि हमारा जो एपिथेलियम मेम्ब्रेन होता है इसके ऊपर म्यूकस की एक लेयर पाई जाती है। ये म्यूकस की लेयर बेसिक इन नेचर होती है और एसिडिक कंटेंट को घुसने से रोकती है। तो ये म्यूकस लेयर भले हमारे सेल के प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन ये भी तो कहीं ना कहीं बैरियर का काम कर रहा है। कई तरह की ड्रग्स को ये पार होने नहीं देगा और कई तरह की ड्रग्स को आसानी से पार होने देगा। अगला हमारा जो फैक्टर है वो है ग्लाइकोकैलिक्स। हमारे ये ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है? हमारा जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होता है, जैसे कि हमारा ग्लाइकोजन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, सैकराइड होता है, ये भी एक आपस में लेयर बनाते हैं, वो भी बैरियर कॉज करता है। और इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, सबसे बड़ा बैरियर तो ये खुद है। ये जो पीली लाइन आप देख रहे हैं, जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियम की लाइन है, ये तो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी बैरियर है। सबसे मेजर बैरियर तो ये है, क्योंकि ये इसके अंदर भी सेल का नेचर, सेल का जंक्शन, सेल का टाइट होना, ये भी डिपेंड करेगा कौन सा ड्रग इसको पार करेगा और कौन सा इसको पार नहीं करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछेगा चार कौन कौन से एब्जॉर्प्शन बैरियर है मेम्ब्रेन को लेकर के, तो ये हो गए, ठीक है। और अगर पूछेगा इसमें सबसे मेजर कौन सा है, तो इंटेस्टाइनल एपिथेलियम सबसे मेजर बैरियर होता है, मेम्ब्रेन बैरियर होता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम समझते हैं कि ड्रग एब्जॉर्प्शन, मैंने कहा ना सबसे पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन। तो ड्रग एब्जॉर्प्शन कितने प्रकार के होते हैं? आपने पढ़ा था एक्टिव होता है, पैसिव होता है, फैसिलिटेटेड होता है, कैरियर लिंक्ड होता है, फैगोसाइटोसिस होता है, पिंकोसाइटोसिस, कई सारे होते हैं। अब मैं आपको यहां पूरी थ्योरी नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि सारी थ्योरी अगर आपको पढ़ना है कैसे कैसे प्रोसेस होता है, तो आप मेरी पुरानी वीडियो सीरीज जो मैंने पढ़ाया था बी फार्मा वालों को, उसको जरूर देखिएगा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। हम यहां पे बात करेंगे इनसे कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कहां से पूछेगा, उसकी बात करेंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन में भाई पहला मैकेनिज्म है पैसिव डिफ्यूजन। ध्यान से समझिएगा, पैसिव का मतलब होता है अपने आप, जो काम अपने आप हो जाए उसे पैसिव डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे आप छत पे खड़े होकर पानी फेंकिए और नीचे गिर जाए, ये अपने आप गिरेगा, आपको कोई पाइप नहीं लगाना पड़ेगा, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये पैसिव डिफ्यूजन। लेकिन यही पानी नीचे से ऊपर भेजना हो तो टुल्लू लगाना पड़ेगा, पंप लगाना पड़ेगा, पाइप लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। यानी कभी भी आपको पता है कि जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल होता है वो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है, ये अपने आप होता है, इसी को पैसिव डिफ्यूजन कहते हैं। और जितनी भी दवाइयां हम खाते हैं मेरे भाई साहब, उसका 90% ड्रग, मोस्ट ऑफ द ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन है वो पैसिव डिफ्यूजन से होता है। अब ये क्वेश्चन यहां पे तैयार हो गया कि सबसे ज्यादा ड्रग्स, जो 90% ऑफ द ड्रग्स होती है, उनका एब्जॉर्प्शन किस मेथड से होता है? उनका एब्जॉर्प्शन पैसिव डिफ्यूजन से होता है।
दूसरा पॉइंट याद करना, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के द्वारा ड्राइवन होते हैं। मतलब किस मैकेनिज्म से काम करते हैं? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब होता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्योंकि अपने आप हो रहा है तो कोई एनर्जी, जितने पॉइंट बता रहा हूं इस सारे के सारे पॉइंट जो है एक एक क्वेश्चन है मेरी जान, ठीक है। नो एनर्जी रिक्वायर। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट है, किस नियम पर आधारित है? फिक्स के फर्स्ट लॉ पे। अब हमें फिक्स का फर्स्ट लॉ यहाँ पे आपको याद जरूरत नहीं कराने की, ये याद करना है तो ये वीडियो देखिए। यहां पे बस आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पैसिव डिफ्यूजन किस मैकेनिज्म पे बेस्ड है, ऑप्शन पूछेगा फिक्स लॉ, किक्स लॉ, न्यूटोनियन लॉ, ठीक है, डाल्टन्स लॉ, तो ध्यान दीजिएगा फिक्स के फर्स्ट लॉ पर पैसिव डिफ्यूजन अब आधारित है, इस चीज को याद करिएगा। अब फिक्स का जो फर्स्ट लॉ था वो क्या कहता है, किस किस चीजों पर आधारित होता है? तो एक तो सरफेस एरिया आपका, जिस मेम्ब्रेन पे ये पास हो एब्जॉर्ब हो रहा है वहां का सरफेस एरिया, दूसरा उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी, उसका पार्टीशन कोएफिशिएंट, उसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और चौथा मेम्ब्रेन थिकनेस। ये चार चीजों पर फिक्स का लॉ आधारित था। ये पूरा पूरा फार्मूला याद करेंगे तो आपको चारों चीज मिल जाएंगी। इन चीजों पर बस नाम याद कर लीजिए किस किस पे आधारित है। दूसरा है कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। अब जो मैंने कहा पहला वाला तो 90% ड्रग जो है ऑटोमेटिक हो रहा है, तो उस पर किसी भी एग्जाम्पल को याद करने की जरूरत है नहीं, उससे कभी कोई एग्जाम्पल पूछेगा ही नहीं एग्जाम में, बताइए किस मेथड से हो रहा है क्योंकि 90% ऑफ ड्रग उसी से। लेकिन जो बाकी के 10% अलग अलग मैकेनिज्म से हो रहा है, वहां से क्वेश्चन पूछेगा कि फलाना ड्रग है, इसका एब्जॉर्प्शन किस मेथड से होगा, या विटामिन B12 है, विटामिन के है, या फेनेटोइन है, या आपका कहेगा इंसुलिन है, तो इसका एब्जॉर्प्शन किस मेथड से होगा। ये आपको याद करने वाली बात है, क्वेश्चन यहां से बनेंगे। अब दूसरा मेथड जो है कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, इसमें नाम से लग रहा है कि एक कैरियर चाहिए, ये अपने आप तो होने वाला नहीं है। जैसे मैंने कहा कि नीचे से पानी ऊपर खींचना है तो हमें रस्सी और बाल्टी चाहिए, रस्सी और बाल्टी, रस्सी उसका कैरियर हो गया। पंप से चढ़ाना है तो पंप उसका कैरियर हो गया। यानी बिना किसी की सहायता के जो काम ना हो उसे कहते हैं कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। अब कैरियर मीडिएटेड भी कई प्रकार के होते हैं, उसमें पहला ऑप्शन है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन। अब ध्यान दीजिएगा ये कैरियर भी कई प्रकार का है, उसमें पहला है फैसिलिटेटेड। फैसिलिटेटेड का मतलब होता है कि जो किसी की सहायता से, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति काम कर रहा है, दौड़ रहा है, और कोई आके उसकी हेल्प कर दे तो वो काम और जल्दी होने लगता है। तो जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, सॉरी पैसिव ट्रांसपोर्ट से अपने आप हो रहा था, अगर उसी में कोई और मेहनत कर दे, कोई आके हेल्प कर दे तो ट्रांसपोर्ट बढ़ जाएगा। यानी एक चीज याद करने वाली बात है, ये पैसिव डिफ्यूजन से ज्यादा फास्टर होता है। ऑप्शन अगर आपसे पूछेगा विच इज द फास्टर एब्जॉर्प्शन, तो पैसिव में मत करिए क्योंकि पैसिव 90% है, एक्टिव है उसमें फैसिलिटेटेड है क्योंकि इसमें किसी की हेल्प है। ये डाउन हिल ट्रांसपोर्ट है, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट इसको कहते हैं। इसमें भी एक खास बात है, ये एक्टिव की तरह ही होता है, इसमें भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, सेम जैसे कि एक्टिव में था, सॉरी पैसिव में था। लेकिन डिफरेंस क्या है, पैसिव में अपने आप हो रहा था, इसमें बीच में कोई ऐसा मीडियम आ गया जो उसको हेल्प कर रहा है, काम को तेज कर रहा है, इसीलिए पैसिव से ज्यादा होती। इसमें भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। इसमें किसी भी मेटाबॉलिक पॉइजन का इस्तेमाल करने पर, साइनाइड वगैरह खाने पर ये प्रोसेस रुकता नहीं है। इंपॉर्टेंट अब यहां से शुरू होता है, कौन कौन सी ड्रग है जो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के जरिए एब्जॉर्ब होती है। जैसे ग्लूकोज का आरबीसीज में ट्रांसपोर्ट, ग्लूकोज का ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट इज द फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। विटामिन बी और B2, ध्यान दीजिएगा विटामिन बी और B2 और विटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर याद कर लीजिएगा, B1 B2 B12, ये विटामिन और ग्लूकोज जो है ये बाय द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के जरिए ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, भले ही ये कैरियर मीडिएटेड हैं। याद रखिए एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनता है। अब दूसरा आता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें नाम से ही लग रहा है कि इसमें ऊर्जा लगेगी, एनर्जी लगेगी। क्यों? क्योंकि ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है, मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ जा रहा है, दैट्स व्हाई इसमें
हमें एनर्जी लगेगी, रिक्वायर एनर्जी एटीपी की आवश्यकता होती है। ये अब याद रखिएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट का ही टाइप है, उसका पार्ट है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। लेकिन अब क्योंकि इसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो जितने भी मेटाबॉलिक पॉइजन होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई या एनर्जी की सप्लाई को बंद कर देते हैं। जितने भी पॉइजन हम मेटाबॉलिक पॉइजन होते हैं, इसका मतलब जब मेटाबॉलिक पॉइजन किसी व्यक्ति को दिया जाएगा तो एनर्जी का जो सप्लाई बंद हो जाएगा और एनर्जी के द्वारा ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसका मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी बंद हो सकता है। अब ध्यान दीजिएगा किस किस ड्रग्स के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन, और सारे विटामिन में नियासिन, पिरिडॉक्सिन और एक्सवा, विटामिन सी, विटामिन B6 और विटामिन B3, ये जो विटामिन होते हैं ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए ट्रांसपोर्ट होते हैं। याद रखिएगा, विटामिन B1, B2, B12 was the facilitated, विटामिन B3, विटामिन B6 और विटामिन C, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस मेथड के जरिए कौन सा। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा विटामिन B6 किसके जरिए होता है, 4 ऑप्शन दे देगा, क्वेश्चन यहां से फंसाएगा आपको। सारे जो आपके इलेक्ट्रोलाइट से, खासतौर पे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, ये भी आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होते हैं, और ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, जब भी ये ट्रांसपोर्ट के जरिए कोई काम होता है तो हमारी बॉडी में एक ट्रांसपोर्टर पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द ट्रांसपोर्टर, जो किसी खास ड्रग को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पे ले जाते हैं, उसे हम ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं। तो बहुत सारे ड्रग्स एक्टिव ट्रांसपोर्टर की सहायता से भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है हाई लेवल के एग्जाम के लिए, अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं या जीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि पिरिमिडीन ट्रांसपोर्ट जो है वो 5-फ्लोरोयूरेसिल ड्रग को ट्रांसपोर्ट करता है, और ये किसका एग्जाम्पल है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एब्जॉर्प्शन का। ध्यान दीजिएगा, अमीनो एसिड जो ट्रांसपोर्टर होते हैं वो लीवोडोपा और मिथाइल डोपा का ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी ये इनके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। वही पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर जो है वो एनालापिल ड्रग जो होती है रेमिपिल कैटेगरी की, उसको एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। ध्यान से दीजिएगा, ये कौन कौन से ट्रांसपोर्टर की हेल्प से एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस किस ड्रग का हो रहा है, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, रट लीजिएगा। आप कभी भी पढ़िए ना, केवल लेक्चर देख लीजिए, समझ में आ गया और हो जाएगा, सेमेस्टर नहीं देना मेरी जान, आपको याद करना है। डायरी बनाइए, लिखिए, या नोट्स को डाउनलोड करिए एप्लीकेशन से और इसको याद करिए। एक चीज आपको याद करना है, प्रोटीन रिच मील जो है डिक्रीज लीवोडोपा एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब आपको पता है कि जो लीवोडोपा होता है, देखिए लीवोडोपा, मिथाइल डोपा, इसका ट्रांसपोर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ अमीनो एसिड ट्रांसपोर्टर। और अगर आपने नॉनवेज ज्यादा खा लिया, अंडे ज्यादा खा लिए, या फिर कोई ऐसा खाना खाया जिसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा है, तो अब आपके उस खाने के अंदर जो प्रोटीन है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आपका ये जो अमीनो एसिड ट्रांसपोर्टर है लग जाएगा काम में। कहेगा भैया चलो जो प्रोटीन आ गया है ना, इसको काम पे लगाओ, इसको पचाओ। और अगर उसी समय आपने लीवोडोपा या मिथाइल डोपा ड्रग खा लिया तो ये इसका एब्जॉर्प्शन डाउन हो जाएगा, क्योंकि इसको हेल्प करने वाला जो आदमी था वो दूसरे काम पे लगा हुआ है, वो आपके भोजन में मिलने वाले प्रोटीन को पचाने में लगा हुआ है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगली बात करते हैं, तीसरा है पोर ट्रांसपोर्ट या बल्क फ्लो फिल्ट्रेशन की बात करते हैं। तीसरा ट्रांसपोर्ट आपको लग रहा है नाम से कि एक पोर के जरिए होगा। पहला तो आपने देखा बिना किसी मेहनत के पैसिव हो गया, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। दूसरा हो गया आपका एक्टिव, जिसमें हेल्प लग रही, वो दो प्रकार की थी, फैसिलिटेटेड और एक्टिव मीडिएटेड में। अब तीसरा है पोर, यानी आपको कुछ ऐसे मेम्ब्रेन दिखाई देंगे, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे जहां पे कुछ स्मॉल पार्टिकल्स होल होते हैं, और उस होल के जरिए से, जैसे मान लीजिए कुल आपका कोई मेम्ब्रेन है भाई साहब, ठीक है, ये कोई मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन में देखिए यहाँ पे कुछ कुछ होल्स हैं। अब जो ड्रग पार्टिकल है वो इस होल के जरिए अगर इसको पार करके अंदर आ जाते हैं, इसी को हम पोर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो पोर ट्रांसपोर्ट बहुत छोटे पार्टिकल्स के लिए होता है, फॉर स्मॉल वाटर सॉल्युबल ड्रग्स। ध्यान दीजिएगा, जो पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं और वाटर सॉल्युबल होते हैं, केवल वही पोर ट्रांसपोर्ट के जरिए या बल्क फ्लो फिल्ट्रेशन के जरिए आ सकते हैं, जिसका डाल्टन साइज 400 से कम हो, मॉलिक्यूलर वेट 400 डाल्टन से कम होता है, छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वही हो सकते हैं। यहां पर भी एक फोर्स काम करता है जिसे हाइड्रोस्टैटिक या ऑस्मोटिक प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। यहां पर भी हाइड्रोस्टैटिक या ऑस्मोटिक प्रेशर की सहायता से
फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर जब क्रिएट होता है या हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्रिएट होता है, उसके द्वारा ही पोर ट्रांसपोर्ट होता है। और सॉल्वेंट ड्रग जो है वो अकर्स होता है। किस किस जगह पे आपको देखा गया है ये वाला ट्रांसपोर्ट? रीनल एक्सक्रीशन में और सीएसएफ रिमूवल में। ब्रेन में जो सीएसएफ है और जो रीनल एक्सक्रीशन है, आपने देखा दोनों जगह पे आपने ट्रांसपोर्ट का नाम सुना होगा, जहां पे पोर ट्रांसपोर्ट के जरिए आपने कभी यूरिन फॉर्मेशन पढ़ा ना, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। यानी ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या होता है? होल्स के जरिए से ड्रग जो है वो बाहर निकल जाते हैं। ये वहीं पे ये काम आता है पोर वाला, और लीवर की एंट्री में होता है। अगला है बेटा, चौथा है आयनिक या इलेक्ट्रोकेमिकल डिफ्यूजन। एग्जांपल याद करते चलिएगा। आयनिक का मतलब होता है कभी कभी जो ड्रग का नेचर आयनिक होता है, यानी वो या तो कटायनिक होगा या तो एनायनिक होगा। अब आपको पता है जो ड्रग कटायनिक या एनायनिक होते हैं, जो चार्ज लेकर कैरी करते हैं, वो चार्ज जब घूमते हैं तो वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक या फोर्स डेवलप करते हैं, या हम कह सकते हैं एक आपका डेवलप करते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डेवलप करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिकल या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट खिलाफ ये मूव करते हैं, तो उसमें जो मैकेनिज्म है उसी को हम कहते हैं आयनिक। आयनिक ड्रग जो है वो नॉन आयनिक के कंपेयर में बड़ा स्लो एब्जॉर्ब होते हैं। आयनिक ड्रग, क्योंकि आयनिक चार्ज पार्टिकल है, वो यहां भी चिपकेगा, वहां भी चिपकेगा, वहां भी चिपकेगा, वहां भी चिपकेगा, तो उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाता है, जबकि नॉन आयनिक ड्रग आसानी से एब्जॉर्ब होते हैं। कटायनिक ड्रग की बात करें तो ये आउटर मेम्ब्रेन में रिपेल करते हैं और इनर साइड में अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन का नेचर होता है, बाहर की तरफ पॉजिटिव होता है, कटायन होता है, और अंदर की तरफ नेगेटिव होता है। तो जो ड्रग कटायनिक नेचर का है वो बाहर की तरफ जाएगा तो रिपेल करेगा। क्यों? क्योंकि कटायन है, उसको रिपेल करेगा। लेकिन ये अगर किसी तरह से अंदर घुस गया तो जो अंदर वाला एनवायरनमेंट है इसको अट्रैक्ट करेगा। जस्ट अपोजिट है, वाइसी वर्सा। एनायनिक ड्रग है, बाहर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और अंदर की तरफ रिपेल कर रहा है। तो इस तरह के मैकेनिज्म पे ये काम करता है। अगला है आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। कभी कभी आपने सुना होगा कोई जो ड्रग्स होती हैं उसमें कटायन एनायन दोनों एक साथ पाए जाते हैं, जैसे अमीनो एसिड्स, एक कटायन हेड होता है, एक एनायन हेड होता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम ज्यूटर आयन कहते हैं। और ज्यूटर आयन किस मैकेनिज्म पे काम करेगा? तो आयन पेयर ट्रांसपोर्ट को हम लोग ज्यूटर आयनिक ड्रग्स। अब कौन कौन से ड्रग हैं मार्केट में, एग्जांपल याद कर लीजिए जो ज्यूटर आयन बनाते हैं। एमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, तीन एंटीबायोटिक ऐसे होते हैं जो ज्यूटर आयन शो करते हैं। और ड्रग पेयर्स विथ इंडोजिनस आयन। अब ये ड्रग क्या करेगा? हमारी बॉडी में जाएगा, हमारे बॉडी के अंदर जो इंडोजिनस आयन पहले से मौजूद है ये उसके साथ बाइंड करेगा, और जब ये उसके साथ बाइंड करके आयन पेयर बनाएगा तो ये लिपिड सॉल्युबल हो जाएगा, और लिपिड सॉल्युबल होने पर फिर ये पैसिव डिफ्यूजन की तरह कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ आराम से एब्जॉर्प्शन इसका हो जाता है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन तब होता है जब नेट चार्ज उनका मिनिमम हो, कम से कम चार्ज हो। ठीक है, अगला प्रोसेस है इंडोसाइटोसिस। ये बहुत कम देखा गया है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जो आपके वेसाइकल्स के फॉर्मेशन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, टिश्यूज में कुछ वेसाइकल्स बांधते हैं, और वो वेसाइकल्स ड्रग को अपने अंदर खींच के इंट्रैप करके एक कैविटी बना लेते हैं। वेसाइकल के द्वारा होते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को ये बाईपास कर सकते हैं क्योंकि लीवर में नहीं जाएंगे, और लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा ये ज्यादा देखे जाते हैं। बहुत सारे ड्रग जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम से एब्जॉर्ब होते हैं, वो इसी प्रोसेस से होता है। अगर सॉलिड पार्टिकल को वो इंट्रैप कर रहा है, इसको हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। अगर लिक्विड पार्टिकल्स को या मैक्रोमोलिक्यूल्स को वो इंट्रैप कर रहा है, उसे हम पिनकोसाइटोसिस कहते हैं। कौन कौन से ड्रग हैं? जैसे इंसुलिन, आप जानते हैं इंसुलिन आप लगाते हैं, लिक्विड फॉर्म में होता है। इंसुलिन का इंजेक्शन, फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई के, और जो आपकी सेबिन पोलियो वैक्सीन है, ये सभी इसी प्रोसेस के द्वारा, यानी आपके पिनकोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा ही ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब। एग्जाम ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद करते चलिएगा। अब कुछ जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया, एग्जाम के बेसिस पे अगर उसकी टिप्स दी जाए तो अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है आपके एम्स में और ड्रग इंस्पेक्टर में, वो बता दूं कि सबसे ज्यादा जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन किस प्रोसेस से होता है, क्वेश्चन पूछा गया था, वो है पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा। 90 विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन किससे होता है, किस मेथड से? मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से होता है प्लस IF के जरिए। ध्यान दीजिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है। एनर्जी रिक्वायर्ड कब होती है? जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है तभी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को कौन सा एब्जॉर्प्शन बाईपास करता है? जी हाँ, इंडोसाइटोसिस, जहां पे वेसाइकल फॉर्म होता है।
और अगला है ज्यूटर आयन कौन कौन से एंटीबायोटिक बनाते हैं, आपको एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, इसे आयन पेयर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट, ये पावर पॉइंट एग्जाम में पूछे गए हैं, जिसको मैं आपको अलग से लिख के दे रहा हूं। तो ये हमने अभी आपको बता दिया एब्जॉर्प्शन कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं, दो प्रकार के फैक्टर है, फिजियोकेमिकल और फार्मास्यूटिकल। ठीक है, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि इस जितना मैंने पढ़ाया लगभग उतना ही पोर्शन भी और है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। उसको लेक्चर नंबर 50 में ही हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो उसको हम लेक्चर नंबर 50A और लेक्चर नंबर 50B करके काउंट कर लेंगे। तो 50A में हमने जो पढ़ा, अब इसको हम 50B में कवर करेंगे और फिर दोनों को पढ़ने के बाद हम इसके एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है। बायोफार्म से आपके 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए बायोफार्म को बहुत सीरियसली पढ़िएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।